नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम के रविवार ये विशेषांक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज के खास एपिसोड में भारत, पाकिस्तान और तुर्की के संबंधों पर बात करेंगे। बड़ी खबर के अलावा दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी बात करेंगे, मगर पहले बात बड़ी खबर की। एक दौर था जब तुर्की का सुल्तान पूरे मुस्लिम जगत का खलीफा हुआ करता था, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। इसका कारण है कि बीते दशकों में दुनिया में शक्ति के संतुलन ने कई करवटें बदली हैं। दुनिया कभी दो खेमों में विभाजित हुई तो कभी एक ध्रुवीय और कभी बहुध्रुवीय बनी रही। इसी बदलते दौर के साथ मध्य पूर्व और मुस्लिम जगत में भी शक्ति का संतुलन बदला। उधर ये बात भी जग जाहिर है कि पाकिस्तान और तुर्की के संबंध बेहद सहज रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को अभी भी अपनी अर्थव्यवस्था की बदहाली से अधिक चिंता ये है कि तुर्की अपने कूटनीतिक रिश्ते किनके साथ कायम रखे और किनके साथ नहीं। दरअसल बीते दिनों भारत ने तुर्की में आए भूकंप से निपटने के लिए वहां राहत और मानवीय सहायता भेजी। भारत से एनडीआरएफ की कई टीमें तुर्की पहुंची, जहां वो जरूरतमंदों की मदद कर रही है। मगर पाकिस्तान ने इस पर गहरी आपत्ति दर्ज की है। ऐसे में तुर्की, भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों से जुड़े कई सवाल उभरते हैं, जिन्हें आज के एपिसोड में हम एक एक करके समझेंगे। मगर पहले इनके बीच के संबंधों की पृष्ठभूमि क्या रही है, उसे समझ लीजिए। ऑटोमन साम्राज्य के खंडहर पर बसा तुर्की एक इस्लामिक देश है। चूंकि ऑटोमन एक तुर्क साम्राज्य था, इसलिए तुर्की को हमेशा लगता है कि वो ऑटोमन क्षेत्र और इस्लाम का असल प्रतिनिधि है। इधर अर्दोआन के बारे में भी कहा जाता है कि वो इस्लामिक दुनिया का नेता बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऑटोमन सल्तनत की विरासत तुर्की के साथ ही जुड़ी है, इसलिए मुस्लिम देशों के नेता बनने का स्वाभाविक अधिकार उसी के पास है। इसी सोच के तहत अब तक तुर्की पाकिस्तान का हमदर्द बना हुआ है और कश्मीर के मामले में अब तक भारत को असहज करता रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही रही है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य पूर्व और यूरोप के कई देशों का दौरा किया, लेकिन कभी तुर्की नहीं गए। हालांकि 2019 में वो तुर्की जाने वाले थे, लेकिन कश्मीर पर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन के बयान के चलते ये दौरा टल गया। दरअसल 2019 में अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने की आलोचना की थी। उधर राष्ट्रपति के तौर पर अर्दोआन का आखिरी भारत दौरा अप्रैल 2017 में हुआ था। 2017 के दौरे में भी कश्मीर पर उनकी एक टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ था। क्या विवाद था? असल में अर्दोआन ने भारत दौरे से पहले कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की वकालत की थी। चूंकि भारत के लिए कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा रहा है, ऐसे में अर्दोआन की यह टिप्पणी भारत के आधिकारिक रुख से अलग थी। इसी के चलते आधिकारिक दौरा होने के बावजूद भारत और तुर्की के रिश्तों में बीच में विश्वास नहीं पनप सका। फिर भी तुर्की में विनाशकारी भूकंप आने के बाद भारत की ओर से राहत और बचाव के कई खेपें भेजी गई। भारत ने तुर्की में चल रहे राहत बचाव कार्य को ऑपरेशन दोस्त नाम दिया है। भारत स्थित तुर्की के दूतावास ने इस मदद के लिए भारत की काफी सराहना की है। तुर्की तो छोड़िए, इस मदद को लेकर पाकिस्तान में भी खूब चर्चा हो रही है। वहां इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठना लाजिमी है कि जब तुर्की पाकिस्तान का हमदर्द बनकर भारत को दोस्त मुल्क नहीं मानता है, तब भी भारत इतने बड़े स्तर पर तुर्की में राहत बचाव कार्य क्यों कर रहा है? क्या ये राहत बचाव सहयोग कूटनीतिक और भू राजनीतिक चादर ओढ़े हुए है? तो आइए इसे समझते हैं। असल में भारत की मौजूदा सरकार की कुछ घरेलू नीतियों पर मुस्लिम दुनिया के कई देश सवाल उठाते रहे हैं, इसे इस्लाम विरोधी बताते रहे हैं। इससे मुस्लिम जगत में भारत की नकारात्मक छवि बनी। अतः भारत को इस छवि को पाटने के लिए कोशिशें करनी पड़ी। अपनी विदेश नीति के जरिए भारत मुस्लिम दुनिया के देशों के करीब जाना चाहता है। इसलिए भारत मुस्लिम दुनिया को आकर्षित करने के लिए कई स्तरों पर काम कर रहा है। इनसे भारत मुस्लिम दुनिया के करीब आ भी रहा है। पाकिस्तान ने जो एक माहौल बनाया था कि मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान के साथ ही रहेगी, वो अवधारणा अब खत्म हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया को जो कश्मीर नाम का चूरन बेचता था, वो अब लोकप्रिय नहीं रह गया है। मुस्लिम दुनिया को अब कश्मीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान की दुकानदारी अब बंद हो गई है। मुस्लिम दुनिया भी अब भारत की क्षमता से फायदा उठाना चाहती है। कहा जा रहा है कि तुर्की में भारत की मदद डिप्लोमेटिक रूप से गेम चेंजर साबित हो सकती है। इधर भारत के पास अभी G20 की अध्यक्षता है।
ऐसे में भारत की मदद उसे विकासशील देशों के नेता के रूप में छवि को बनाने में मदद करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि भारत तुर्की से असहज रिश्तों के बावजूद मदद कर रहा है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्राकृतिक आपदा में मानवीय मदद अहम है, ना कि द्विपक्षीय रिश्ते के आईने में हर चीज को देखा जाना। ये बात सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि भारत पहले भी दुनिया भर के देशों में आपदा के दौरान मदद पहुंचाता रहा है। अब दूसरा सवाल कि तुर्की में चल रही भारत की ये मानवीय मदद क्या पाकिस्तान के कश्मीर और इस्लामिक कार्ड को मात दे पाएगी? क्या ये भारत और तुर्की के बीच के रिश्तों को गहरा कर पाएगी? ये बात सही है कि तुर्की के साथ पाकिस्तान के रिश्तों का मूल आधार इस्लाम धर्म रहा है। कैसे? इसी आधार पर विभाजन और नए देश के निर्माण के तुरंत बाद ही पाकिस्तान और तुर्की के बीच संबंध की नींव पड़ गई थी। इस संबंध के आधार में साझी मुस्लिम विरासत, परंपराएं और भाईचारा थे। चूंकि दोनों ही मुस्लिम बहुल देश जरूर हैं, मगर इनके मौजूद इस भाईचारे की जड़ें इतिहास में भी छिपी हैं। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों की ओर से तुर्की को जो समर्थन दिया गया, वो तुर्की के लोगों के जहन में खासा अहमियत रखता है। दोनों देश भूकंप और बाढ़ जैसी राष्ट्रीय आपदाओं में एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग और जनता के बीच गर्मजोशी भरे रिश्ते भी रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से दोनों देश कश्मीर और साइप्रस जैसे मुद्दों पर एक दूसरे का पक्ष लेते रहे हैं। इन्हीं वजहों से इनके रिश्ते काफी आगे निकलकर सैन्य व रणनीतिक मुद्दों तक जा पहुंचे हैं। इनके बीच रक्षा सहयोग सबसे अहम है। इसकी मिसाल कुछ महीने पहले ही देखी जा चुकी है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान के साथ पाकिस्तान नेवी के लिए तैयार किए गए 4 में से तीसरे MILGEM कॉर्वेट शिप PNS खैबर का इस्तांबुल शिपयार्ड में उद्घाटन किया। ये प्रोजेक्ट तुर्की का राष्ट्रीय युद्धपोत प्रोग्राम है, जिसे तुर्की की नेवी संभालती है। ये युद्धपोत सैन्य निगरानी, खुफिया मिशन, समय से पहले चेतावनी, पनडुब्बी के खिलाफ युद्ध और अन्य मिशनों के लिए तैनात किए जा सकते हैं। खैर, ये ज्वाइंट मिशन प्रतीकात्मक रूप से बेहद अहम है। ये प्रोजेक्ट दो मुस्लिम देशों के बीच ऐतिहासिक दोस्ती और बिरादरी वाले भाईचारे के रिश्ते की मिसाल भी है। इसके अलावा दोनों देशों के सैनिक युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि इनके बीच आर्थिक सहयोग अभी भी बहुत सीमित है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच नए संबंधों का एक और आधार है। तुर्की चाहता है कि वो इस्लामिक जगत का नेता बने। तुर्की की यह चाहत सऊदी अरब को चुनौती देने वाली है। ऐसे में सऊदी अरब ने पिछले कुछ वर्षों में भारत के साथ मजबूत आर्थिक और रक्षा सहयोग विकसित किए। इससे पाकिस्तान काफी असहज हुआ। इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान ने पाकिस्तान को आर्थिक प्रगति में मदद का भरोसा दिलाया। अर्दवान ने कहा है कि वो पाकिस्तान को परिवहन, ऊर्जा, पर्यटन, हेल्थ केयर और शिक्षा के मोर्चे पर मदद करेगा। उधर तुर्की में कुर्द अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वे तुर्की और इराक से लेकर सीरिया तक में अपने वजूद के लिए जूझ रहे हैं। वे तुर्की की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। इसलिए कुर्दों के खिलाफ तुर्की वैश्विक समुदाय से मदद चाहता है। चूंकि अपनी आर्थिक और रणनीतिक क्षमताओं की वजह से भारत वैश्विक संस्थाओं और विकासशील देशों के बीच गहरी पैठ रखता है। इसी के तहत भारत इस वर्ष G20 सम्मेलन की भी अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में तुर्की भारत के जरिए कुर्दों के खिलाफ समर्थन की उम्मीद लगा रहा है। साथ ही एक पहलू आर्थिक संबंध भी है। कश्मीर पर तुर्की के बयान से भारत के साथ इसके द्विपक्षीय संबंध जरूर तनाव भरे रहे हैं, मगर ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस तनाव को कम कर अपने आपसी रिश्तों को कैसे गहरा कर पाता है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहली खबर में विश्व बैंक के चेयरमैन डेविड मालपास ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उनके मुताबिक वो कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अपना पद छोड़ देंगे। गौरतलब है कि 2019 में उनकी नियुक्ति विश्व बैंक के अध्यक्ष के तौर पर हुई थी और 2024 में उनका कार्यकाल पूरा होगा, लेकिन इससे पहले ही इस साल जून के आखिर तक उन्होंने पद छोड़ने की बात कही है। विश्व बैंक 189 सदस्यों का एक समूह है जो विकासशील देशों में गरीबी कम करने के लिए धन मुहैया कराता है। अमेरिका के वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय है। उधर बीते हफ्ते रूस और मोल्डोवा के संबंधों में फिर से तनाव देखा गया है।
दरअसल मोल्डोवा के राष्ट्रपति मैया सैंडू ने यह आरोप लगाया है कि रूस यूरोपीय संघ में मोल्डोवा की सदस्यता खत्म करना चाहता है। इसके लिए रूस मोल्डोवा की सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहा है। इसे अंजाम देने के लिए रूस मोल्डोवा में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की मदद भी कर रहा है, जिससे मोल्डोवा के यूरोपीय समर्थक नेतृत्व को हिंसक रूप से उखाड़ फेंक सके। हालांकि रूस ने इन दावों को खारिज किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही मोल्डोवा में समय समय पर तनाव को बढ़ते हुए देखा गया है, विशेष रूप से इसकी पूर्वी सीमा पर जहां रूस समर्थित इलाके हैं। यहां रूस ने लगभग 1500 सैनिकों को तैनात किया हुआ है। मोल्डोवा यूक्रेन और रोमानिया के बीच एक सैंडविच देश है। यह अक्सर रूस और पश्चिम देशों के बीच संघर्ष का केंद्र रहा है। चक्रवात गैब्रियल से उभरे भारी तूफान के बाद न्यूजीलैंड ने एक बार फिर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। देश के उत्तरी हिस्से में आए इस चक्रवात के बाद ये तीसरी बार है जब न्यूजीलैंड ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। इस चक्रवात से न्यूजीलैंड में मूसलाधार बारिश और उच्च ज्वार की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे वहां बड़े पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन देखने को मिला है। देश के उत्तरी द्वीप में मौजूद अधिकांश आबादी के घर तूफान के बाद तबाह हो गए हैं। इसमें 5 लोग मारे गए और 100 से अधिक लापता हैं। न्यूजीलैंड की सरकार ने दूसरे देशों से सहायता की गुहार लगाई है। अब नोट कर लेते हैं आज की चर्चा पर आधारित सवाल है, ऑपरेशन दोस्त भारत और तुर्की के बीच के संबंधों का मजबूत आधार बनेगा? चर्चा कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।